तो कहानी की शुरुआत होती है आर्कटिक ओशियन को दिखाते हुए, जहां जूलिया और ऑस्कर पानी में सोनार डिवाइस इंस्टॉल कर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि तभी ऑस्कर के पास एक इमरजेंसी कॉल आता है जिसमें उसे तूफान के आने की चेतावनी दी जाती है और जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलने के लिए कहा जाता है। इधर दूसरी तरफ हम एक रूसी सबमरीन को देखते हैं जो दूर से आने वाली हाई इंटेंसिटी नॉइज को डिटेक्ट कर रही थी कि तभी उन्हें समुद्र का लेवल धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठता हुआ दिखाई देता है, जिसे देख टीम काफी हैरान रह जाती है। वहीं जूलिया के स्कैनर्स भी अब गलत रीडिंग बताने लगते हैं और कैंप के आसपास की बर्फ टूटना शुरू हो जाती है। ये देख ऑस्कर जूलिया के पास आकर उसे जल्दी से यहाँ से चलने के लिए कहता है क्योंकि उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा था। लेकिन जूलिया जाने से पहले अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करना चाहती थी। बिगड़ते मौसम को देख वो ऑस्कर की बात मानकर उसकी स्नोमोबाइल पर बैठ जाती है और दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं। पर बर्फ का टूटना उनकी सोच से भी ज्यादा तेज था। इधर सबमरीन में अब टीम को पता चलता है कि जो आवाजें उन्हें सुनाई दे रही थी वो असल में समुद्र की लहरों की नहीं बल्कि किसी बायोलॉजिकल चीज की है, यानी समुद्र में कोई जिंदा जीव मौजूद है। इससे पहले कि टीम कुछ और समझ पाती, अचानक एक विशाल क्रीचर उनकी सबमरीन से टकरा जाता है और सारे इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। टीम को ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी सबमरीन को क्रीचर ने पकड़ लिया है और वो उसे बेहद तेजी के साथ नीचे खींच रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम जूलिया और ऑस्कर को देखते हैं जो किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनके पीछे की बर्फ लगातार टूटती जा रही थी कि तभी ऑस्कर की नजर सामने से उठ रहे बर्फ के तूफान पर पड़ती है जो बहुत ही भयानक था। ऑस्कर काफी घबरा जाता है और इसी घबराहट में बैलेंस बिगड़ने की वजह से उसकी स्नोमोबाइल बर्फ की चट्टान से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है और उन दोनों को जब तक होश आता है तब तक उनका कैंप भी तूफान की चपेट में आकर तबाह हो चुका होता है। उधर पानी के नीचे लगातार सबमरीन पर हमले हो रहे थे और ये हमले करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही विशाल क्रीचर था जिसे रोकने के लिए टीम अब उस पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। तब रोशनी में उन्हें क्रीचर के कुछ विशालकाय टेंटिकल दिखाई देते हैं। इससे पहले कि टीम उन टेंटिकल्स के बारे में कुछ और जान पाती, क्रीचर दोबारा सबमरीन पर हमला कर उसे तबाह कर देता है। लेकिन डूबने से ठीक पहले कैप्टन लास्ट मोमेंट पर टीम को इमरजेंसी सिग्नल छोड़ने का ऑर्डर देता है ताकि सिग्नल मिलने पर उनकी नौसेना उन्हें जल्द ही बचाने के लिए आ जाए। अगले दिन ही रशियन मरीन हेडक्वार्टर को वो सिग्नल मिल जाता है जिसके जरिए उन्हें अपनी सबमरीन के गायब होने के बारे में पता चलता है। ये खबर सुनते ही ऑफिसर्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उस सबमरीन में बहुत ही पावरफुल हथियार थे। इसलिए अब ऑफिसर्स एक रेस्क्यू टीम को इन हथियारों को वापस लाने का ऑर्डर देते हैं और इस टीम का लीडर बनाते हैं विक्टर को, जो असल में गायब हुई सबमरीन के कैप्टन का भाई था। इसलिए जब विक्टर की मां को पता चलता है कि वो हथियार को वापस लाने के लिए मिशन पर जा रहा है तो वो पहले तो काफी परेशान होती है, लेकिन फिर विक्टर को गुड लक के तौर पर उसके पिता की घड़ी देती है जो अब इस दुनिया में नहीं थे। विक्टर उस घड़ी को लेकर मिशन पर जाने के लिए घर से निकल जाता है जहां उसकी मुलाकात उसके पिता के पुराने दोस्त एडमिरल ओलाशांस्की से होती है जो थोड़े गुस्सैल व्यवहार के थे और उन्हें भी हेडक्वार्टर की तरफ से इस मिशन का हिस्सा बनाया गया था। अब विक्टर जैसे ही सबमरीन में एंटर करता है तो यहाँ क्रू के कई मेंबर्स उससे शिकायत करते हुए कहते हैं कि ऐसा भी क्या हो गया जिसके चलते उन्हें छुट्टियां खत्म होने से पहले ही बुला लिया गया। ये सुन विक्टर अभी उन्हें कुछ नहीं बताता। इसके बाद हम जूलिया और ऑस्कर को देखते हैं जो उस बर्फीले तूफान में इधर उधर भटक रहे थे और अब उनकी हिम्मत भी पूरी तरह से टूट चुकी थी क्योंकि इनके पास ना तो खाने के लिए कुछ सामान था और ना ही रहने के लिए कोई जगह थी। इसके अलावा सैटेलाइट फोन में भी सिग्नल नहीं आ रहे थे, पर जूलिया किसी भी हाल में बस यहाँ से निकलना चाहती थी। इसलिए वो सिग्नल ढूंढते ढूंढते एक गहरी खाई के पास पहुंच जाती है और उसमें बस गिरने ही वाली होती है कि तभी ऑस्कर यहाँ आकर उसे बचा लेता है और जूलिया जब फोन चेक करती है तो उसमें अब सिग्नल आ चुके होते हैं। ये देख जूलिया जल्दी से एक ऑयल रिग कंपनी से कांटेक्ट करती है, लेकिन तूफान का शोर इतना ज्यादा था कि कंपनी के मेंबर को जूलिया की एक भी बात समझ नहीं आती और कुछ ही सेकंड्स बाद सिग्नल गायब होने की वजह से कॉल कट हो जाता है। जूलिया और ऑस्कर की हिम्मत अब लगभग खत्म हो चुकी थी, पर फिर भी ऑस्कर बचने की एक आखिरी उम्मीद के साथ फ्लेयर गन चलाता है कि तभी जूलिया की नजर सामने बर्फ की सतह पर पड़ती है जहां एक लाल रंग की रोशनी चमक रही थी। लेकिन वो क्या है, ये जानने के लिए दोनों इस रोशनी की तरफ भागते हैं और जब पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि ये वही इमरजेंसी सिग्नल है जिसे गायब हुई सबमरीन के कैप्टन ने रिलीज करवाया था और इन दोनों को ये बात अच्छी तरह पता थी कि इस सिग्नल को ढूंढते हुए रशियन सेना यहाँ जरूर आएगी। इसलिए जूलिया ऑस्कर से यहीं रुकने के लिए कहती है। इधर विक्टर की सबमरीन कई घंटों का सफर तय करने के बाद अब उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां विक्टर के भाई की सबमरीन गायब हुई थी। इसके अलावा उन्हें इमरजेंसी सिग्नल की भी लोकेशन पता चल चुकी थी, इसलिए विक्टर अपनी टीम को इसी जगह पर चलने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद विक्टर को कोई सबमरीन तो नहीं मिलती, पर दो थके हारे जियोलॉजिस्ट्स मिल जाते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी।
इसलिए विक्टर इन्हें जल्दी से अपनी सबमरीन में ले जाता है। हालांकि ऐसा करने के पीछे उसका एक मकसद छुपा हुआ था। दरअसल वो जूलिया और ऑस्कर के जरिए ये जानना चाहता था कि आखिर उसके भाई की सबमरीन के साथ हुआ क्या था। और यही बात जब वो जूलिया से पूछता है तो उसके पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। वो विक्टर से कहती है कि मुझे शुरुआत में ऐसा लगा था कि ये सब हमारे सोनार डिवाइस के विस्फोट की वजह से हुआ है, जिसके चलते समुद्री भूकंप ने दस्तक दी। लेकिन जब मैंने अपने इक्विपमेंट्स चेक किए तो उस दिन किसी भी डिवाइस ने भूकंप को रिकॉर्ड ही नहीं किया था। ये देख जूलिया को यकीन हो गया कि इतनी भयानक हलचल भूकंप पैदा नहीं कर सकता है, बल्कि ये काम किसी समुद्री क्रीचर का है। ये सुनते ही विक्टर को पिछले दिन हुई एक रहस्यमयी घटना याद आ जाती है। दरअसल जब ये लोग आर्कटिक सर्कल में दाखिल होने वाले थे, तभी इनके राडार ने एक अजीब सिग्नल पकड़ा, जो असल में व्हेल मछलियों का झुंड था। और ये झुंड बार बार उनकी सबमरीन से टकरा रहा था, जैसे जानबूझकर विक्टर को आगे बढ़ने से रोकना चाह रहा हो। पर एडमिरल ओलेशांस्की इन्हें दूर भगाने के लिए लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल रिलीज करने का ऑर्डर देता है। हालांकि विक्टर ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि इससे व्हेल मछलियों को नुकसान हो सकता था। पर एडमिरल ओलेशांस्की उसकी एक नहीं सुनता। लो फ्रीक्वेंसी के ऑन होते ही सभी मछलियां दूर भाग जाती हैं, लेकिन फिर दोबारा वापस आ जाती है। ये देख टीम मेंबर्स हैरान रह जाते हैं कि तभी उन्हें समुद्र की गहराई से एक और अजीब सिग्नल मिलता है और व्हेल मछलियां भी एक एक कर दूर होना शुरू हो जाती हैं। इधर टीम मेंबर जब इस सिग्नल को चेक करते हैं तो उन्हें एक विशाल क्रीचर नजर आता है, जो एक ही झटके में व्हेल मछली को अपना शिकार बना लेता है और फिर इनकी सबमरीन की तरफ बढ़ने लगता है। इसलिए एडमिरल ओलेशांस्की उस पर हमला करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन विक्टर उन्हें ये कहते हुए रोक देता है कि हम ऐसे किसी पर हमला नहीं कर सकते हैं। इसके बाद वो सबमरीन को पास की ही एक बर्फीली दरार में ले जाने को कहता है, क्योंकि उसे यकीन था कि इतना बड़ा क्रीचर इस तंग दरार में नहीं घुस पाएगा, और होता भी ऐसा ही है। विक्टर की टीम उसकी बात मानकर सबमरीन को समुद्र की गहराई में छुपा देती है, जिसे क्रीचर देख नहीं पाता और थक हारकर यहाँ से चला जाता है। इस तरह विक्टर के एक फैसले ने आज सबकी जान बचा ली थी। वहीं विक्टर ने जब जूलिया की कहानी सुनी तो वो समझ गया कि यही वो क्रीचर है जिसने बर्फ को तोड़कर उनकी पहली सबमरीन को तबाह किया था। अब जूलिया, जो कि एक स्वीडिश नागरिक है, वो बचपन से ही समुद्री राक्षसों पर विश्वास करती आई थी, इसलिए वो अब इस भयानक खेल में शामिल नहीं होना चाहती थी। वो विक्टर से गुजारिश करते हुए कहती है कि तुम मुझे और ऑस्कर को उसी ऑयल रिग कंपनी में छोड़ आओ जहां मैंने कांटेक्ट किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये क्रीचर वहां नहीं पहुंच पाएगा। जूलिया की बात सुनकर जब विक्टर कंपनी की लोकेशन चेक करता है तो पता चलता है कि वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए वो इन दोनों को वहां छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में एक बार फिर टीम अपनी स्क्रीन पर उसी अजीब सिग्नल को नोटिस करती है, पर ये नहीं देख पाती कि वो क्रीचर अब मिट्टी के नीचे से धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही ये लोग रिग कंपनी के करीब पहुंचकर वहां के इंचार्ज से कांटेक्ट करने ही वाले होते हैं, तभी समुद्र में हलचल होना शुरू हो जाती है। तेज लहरों के साथ पानी के अंदर से कई विशालकाय टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं और मजबूत स्टील रिग कंपनी को पल भर में तबाह कर देते हैं। इधर विक्टर टेलीस्कोप के जरिए जब बाहर का नजारा देखता है तो उसे क्रीचर का असली रूप नजर आता है, जो कि असल में एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस था। उसका चेहरा देखने के बाद टीम के सभी लोग हैरान रह जाते हैं, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कंपनी पूरी तरह समुद्र में समा जाती है। इसलिए अब विक्टर की टीम के पास यहाँ से भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, जबकि ऑक्टोपस रिग को बर्बाद करने के बाद उनकी सबमरीन की तरफ बढ़ता है। ये देख एडमिरल ओलेशांस्की गुस्से में कमान अपने हाथ में ले लेता है और टीम को 2 टॉर्पीडो फायर करने का ऑर्डर देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ऑक्टोपस अभी भी जिंदा था, जो हमले की वजह से अब और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो तेजी से इनकी सबमरीन की ओर बढ़ने लगता है। ये देख एडमिरल ओलेशांस्की काफी डर जाते हैं और कमान दोबारा विक्टर को सौंप देते हैं। कमान हाथ में आते ही विक्टर फौरन सबमरीन को दूसरी दिशा में मोड़ने का आदेश देता है। इस तरह ये ऑक्टोपस के हमले से तो बच जाते हैं, लेकिन एक टेंटिकल इनकी सबमरीन से टकरा जाता है, जिस वजह से सबमरीन के पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं और वो समुद्र में डूबने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्टोपस ने इन पर दोबारा हमला कर दिया है, जिसके चलते अब टॉर्पीडो रूम में भी आग लग गई है और फिर उसमें करीब 7 लोग फंस जाते हैं कि तभी ऑक्टोपस एक और हमला कर सबमरीन को नीचे डुबाने की कोशिश करने लगता है और इन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। ये देख विक्टर सभी टीम मेंबर्स को साइलेंट मोड में रहने के लिए कहता है, क्योंकि समुद्री जीव अक्सर आवाज से अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए विक्टर सभी को शांत रहने का ऑर्डर देता है और आग बुझाने के काम को भी रुकवा देता है, जिस वजह से टॉर्पीडो रूम में कार्बन मोनोक्साइड बढ़ने लगती है। लेकिन विक्टर का प्लान कामयाब हो जाता है। क्रैकन को जब कोई आवाज सुनाई नहीं देती तो वो वहां से चला जाता है और उसके जाते ही टॉर्पीडो रूम में से घायल लोगों को बाहर निकालकर उनका इलाज शुरू किया जाता है, जिसमें ऑस्कर और जूलिया भी विक्टर की हेल्प करते हैं और क्रू का भरोसा जीत
लेते हैं। बाद में जूलिया विक्टर को क्रैकन के बारे में बताते हुए कहती है कि कहानियों के अनुसार क्रैकन सालों तक सोते हैं, पर जूलिया के धमाकों ने शायद उसे गहरी नींद से जगा दिया है, इसलिए वो अब इन लोगों से बदला लेना चाहता है। अगर हमें जिंदा रहना है तो सोनार को बंद करना होगा। इसके आगे वो ये भी बताती है कि ऑक्टोपस शिकार करने के बाद उसे गुफा में खींच कर ले जाते हैं, जिसका मतलब ये था कि विक्टर के भाई की सबमरीन भी जूलिया के पुराने कैंप के पास ही होनी चाहिए। अभी ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी एक ऑफिसर को साइलेंट मोड के दौरान की गई एक रिकॉर्डिंग से एक अजीब सिग्नल की आवाज आती है, जो जूलिया के कैंप की लोकेशन से ही आ रही थी। विक्टर अब अपने क्रू को समझाता है और अपने भाई और बाकी लोगों को बचाने के लिए उस खतरनाक जगह पर जाने का फैसला करता है, जबकि कुछ क्रू मेंबर्स उसकी बात से सहमत नहीं होते, क्योंकि उनका कहना था कि उनके हथियार उस भयानक ऑक्टोपस का सामना नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन विक्टर कैप्टन होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता था, इसलिए क्रू मेंबर्स के राजी ना होने के बाद भी वो सबमरीन को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद क्रू मेंबर्स को भी ना चाहते हुए उसका साथ देना पड़ता है। अब ये लोग एक बेहद ही खतरनाक खाई के पास पहुंचते हैं, जिसके अंदर उतरने के लिए विक्टर एक मिनी सबमरीन का इस्तेमाल करता है और अपने साथ 2 ऑफिसर्स को भी ले जाता है, जहां नीचे खाई में उन्हें सैकड़ों डूबे हुए जहाज मिलते हैं। यानी जूलिया ने जो क्रैकन की कहानी सुनाई थी वो झूठ नहीं बल्कि सच थी। इसी दौरान इन लोगों को विक्टर के भाई की भी सबमरीन मिल जाती है, जिसका अगला हिस्सा थोड़ा सही सलामत था, इसलिए विक्टर इसी हिस्से से अपनी मिनी सबमरीन को जोड़ देता है और जब अंदर जाकर देखता है तो उसे अपना भाई अलेक्जेंडर और उसका क्रू नजर आता है, जो अब भी जिंदा थे। अपने भाई को जिंदा देख विक्टर को बहुत ज्यादा खुशी होती है और साथ ही हैरानी भी, क्योंकि इतने दिन क्रैकन से बचकर रहना कोई मामूली बात नहीं थी। यही सवाल जब वो अलेक्जेंडर से करता है, तब वो उसे बताता है कि क्रैकन से बचने के लिए उन्होंने साइलेंट मोड का इस्तेमाल किया था, तभी वो सब बच पाए। अब क्योंकि मिनी सबमरीन में जगह कम थी, इसलिए विक्टर 2 राउंड में क्रू मेंबर्स को यहाँ से निकालने का फैसला करता है और पहले राउंड में एक टीम को सबमरीन में बैठाकर रवाना कर देता है, जबकि वो खुद अपने भाई के साथ यहीं रुकता है। लेकिन जैसे ही ये टीम आधे रास्ते पर पहुंचती है तो हम देखते हैं कि क्रैकन फिर से जाग गया है। इधर विक्टर और अलेक्जेंडर उन खास मिसाइल्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं और काफी मशक्कत के बाद जब कंप्यूटर ऑन होता है तब मिसाइल एक्टिवेट हो जाती है। उसी वक्त क्रैकन भी मेन सबमरीन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी मिनी सबमरीन से एक ट्रैकर गलती से स्टार्ट हो जाता है, जिसकी आवाज से अट्रैक्ट होकर क्रैकन उसकी तरफ चल देता है। इधर एडमिरल ओल्शांस्की मौके का फायदा उठाकर मेन सबमरीन को अब समुद्र के ऊपर ले जाने का ऑर्डर देता है, जबकि विक्टर और अलेक्जेंडर मिसाइल में कोड डालकर उन्हें ऑन कर देते हैं। लेकिन तब तक क्रैकन उनके करीब पहुंच चुका था। अब उसके टेंटिकल्स विक्टर की सबमरीन को जकड़ने लगते हैं। ये देख मरने से पहले दोनों भाई रेडियो के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन ये अब भी हिम्मत नहीं हारते और क्रैकन के सबमरीन को तबाह करने से पहले ही एक साथ स्विच दबाकर एक जोरदार ब्लास्ट करते हैं, जिस वजह से क्रैकन आग में झुलसने लगता है और एक रोशनी की किरण आर्कटिक की बर्फ को चीरते हुए आसमान में जाती हुई दिखाई देती है। अब सबमरीन पूरी तरह से डूबने लगती है और उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। ये देख दोनों भाई मिनी सबमरीन की तरफ भागते हैं, लेकिन एक तेज लहर उन्हें अलग कर देती है। विक्टर अलेक्जेंडर का हाथ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है और जैसे तैसे उसे लेकर मिनी सबमरीन के अंदर आ जाता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि अब मिनी सबमरीन डूब रही जहाज से अलग नहीं हो पा रही थी, जबकि मिसाइल कुछ ही सेकंड में ब्लास्ट होने वाली थी। इस मुश्किल सिचुएशन में अचानक विक्टर को इमरजेंसी लेवर याद आता है। वो पूरी ताकत लगाकर उसे खींचता है, जिसके बाद मिनी सबमरीन ठीक ब्लास्ट से पहले वहां से निकल जाती है। वहीं पानी के बाहर एडमिरल ओल्शांस्की के साथ साथ पूरा क्रू इन दोनों का इंतजार कर रहा था। लेकिन बहुत देर बीत जाने के बाद जब विक्टर और उसके भाई के आने की कोई उम्मीद नहीं दिखती है तो ये लोग मायूस होकर यहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी पानी को चीरते हुए मिनी सबमरीन बाहर आती है, जिसमें विक्टर और अलेक्जेंडर मौजूद थे। इन दोनों को देखने के बाद पूरा क्रू खुशी से झूम उठता है और सभी राहत की सांस लेते हैं। जिसके बाद विक्टर अपने पिता की घड़ी अलेक्जेंडर को सौंपता है, लेकिन वो इसे लेने से मना कर देता है और विक्टर से कहता है कि तुम इस घड़ी के असली हकदार हो, इसलिए तुम ही इसे अपने पास रखो। कुछ वक्त बाद इनका पूरा क्रू रूस पहुंच जाता है और दोनों भाई अपने परिवार से मिलते हैं और इस तरह खतरनाक और नामुमकिन सा लगने वाला मिशन आखिरकार सक्सेसफुल हो जाता है और मूवी यहीं दी एंड हो जाती है।